तो ये आपको आज ग्राफ समझ में आए होंगे, एक बार दोबारा देख लेना इनको रिवाइंड करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है बेटा। देखेंगे कि नीचे वाला कोन और ऊपर वाला कोन जो है उसमें आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। यहाँ पे मैं एनिमेशन लगाने की कोशिश करूंगा, आप देख लेना, ठीक है। ये तो हो गए एंगुलर नोड। हेलो नमस्कार बच्चों, मेरा नाम जनार्दन दीक्षित है और आज हम लेके आए हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 11, जो कि आखिरी लेक्चर है इस चैप्टर का, जिसमें आज हम पढ़ेंगे रेडियल नोड, एंगुलर नोड और उनसे जुड़े हुए ग्राफ। तो पिछली क्लास में जहाँ पे हमने ख़त्म किया था वो था आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अबाव प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड मल्टीप्लिसिटी रूल और सिमेट्रिक कन्फिग्रेशन, एक्सचेंज एनर्जी वाला थोड़ा पोर्शन। एक्सचेंज एनर्जी वही सिर्फ क्या कहते हैं आपका सिमेट्रिक वाला था, क्योंकि वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे थे, तो वहाँ पे एक्सचेंज कर रहे थे इलेक्ट्रॉन को, तो एनर्जी वहाँ पर रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा नोड। ये नोड क्या होता है आज आपको समझाएंगे, ग्राफ समझाएंगे इसके जुड़े हुए। तो नोड क्या होता है? नोड एक ऐसा पॉइंट सरफेस या फिर प्लेन जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो, जहां पे मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो पाई जाती हो। ये कैसे हो सकता है सर? ऐसे एटम के पास ऐसी भी जगह होंगी? हाँ सर, अगर ऐसी जगह तुमने पिछली क्लास में निकाल ली थी जहां पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, तो ऐसी जगह भी निकाल लो जहां पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता है ना। तो उन चीजों को हम लोग देखते हैं यहाँ पे और शुरू करेंगे। दो टाइप होते हैं इसके, दो टाइप होते हैं। एक को कहते हैं रेडियल नोड, हेलो, एक को कहते हैं रेडियल नोड और एक को कहते हैं एंगुलर नोड। एंगुलर नोड, अगर मैं रेडियल नोड की बात करूं तो इट इज अ सरफेस, इट इज अ सरफेस। और मैं अगर एंगुलर नोड की बात करूं तो मैं इसको कहूंगा इट इज अ प्लेन। प्लेन और सरफेस में क्या डिफरेंस है? जैसे ये मेरे पास बॉटल है डीओ की, है ना, तो इसके ऊपर ये जो कर्व शेप है इसका, मैं कहूँगा इसकी सरफेस है। क्या है? सरफेस। ये प्लेन नहीं है। लेकिन अगर वहीं पे मैं एक कॉपी ले लूँ तो मैं कहूँगा भैया ये एक प्लेन है। ये क्या है? हमारा प्लेन है और ये हमारी सरफेस। प्लेन और सरफेस में डिफरेंस समझ में आया है ना? अच्छा आओ। तो एंगुलर नोड क्या होता है? एक ऐसा प्लेन आपके एटम के आसपास जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो। अच्छा, इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ पाए जाते हैं? एस ऑर्बिटल में। एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? स्फेरिकल। क्या मैं इस स्फेयर से कोई भी प्लेन गिराऊं, यहां से किसी भी एंगल से गिराऊं, तो क्या कोई कोई ऐसा प्लेन होगा, कोई ऐसा प्लेन होगा जो यहां से इसको काटे, इधर से काटे, इधर से काटे, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो? नहीं। तो एस ऑर्बिटल का कोई भी एंगुलर नोड या फिर ऐसा कोई प्लेन नहीं है इसके पास जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो। ऐसा कोई प्लेन नहीं है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो, ठीक है। अगर इसी के मैं पी की बात करूं, पी के लिए, पी ऑर्बिटल के लिए बात करूं, पी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? डंबल। कैसा होता है? डंबल। मुझको लग रहा है जहां पे ये दोनों डंबल के गोले आके मिल रहे हैं, अगर यहां से मैं एक प्लेन गिरा दूं, बीच में से एक प्लेन गिरा दूं, तो वो एक प्लेन जो होगा, वो आपका ऐसा प्लेन होगा जहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी, कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी। ये कौन सा प्लेन होगा? अगर ये मान लो px है, ये मान लो अगर px है, देखो ये आपका डंबल मान लो, ये आपका डंबल मान लो, ये आपका px है, x y और z, x y और z ऐसे है। ये px इधर एक गोला बना हुआ है और इधर एक गोला बना हुआ है, बीच में से एक प्लेन गिराएंगे तो प्लेन y एक्सिस से होके और z एक्सिस से होके जा रहा होगा ना, ऐसे y एक्सिस, ऐसे z एक्सिस। अगर ये वाले प्लेन की बात मैं करूंगा तो ये x y एक्सिस होगी, सॉरी x y
प्लेन होगा, एक्सिस तो हमारी एक्स वाली, सॉरी फिर से देख लो, एक्स एक्सिस पे अगर आपका डंबल बना हुआ है, बीच में से आप एक प्लेन गिरा रहे हो, तो ये प्लेन आपका वाई एक्सिस से होके और जेड एक्सिस से होके जा रहा होगा। इस प्लेन को मैं कहूंगा वाई जेड प्लेन। क्या कहूंगा? वाई जेड प्लेन। और एक्स एक्सिस पे आपका डंबल है, एक्स एक्सिस पे आपका डंबल है। अगर ये पी एक्स है तो ये प्लेन कौन सा होगा? वाई जेड प्लेन, जहां पे आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? जीरो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? जीरो। डी की बात कर लें, डी की बात कर लें, डी की बात कर लेते हैं, अभी रेडियल नोड की बात करते हैं। डी का शेप क्या होता है भैया? डी का शेप क्या होता है? डी का शेप अगर मैं बात करूं तो चार के होते हैं डबल डंबल। हेलो, चार जो होते हैं डबल डंबल होते हैं। मान लो पहला हमने बनाया ये 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 हो गया हमारा x, ये हो गया y। हमारा जो शेप है d का शेप वो हमारा डी एक्स वाई। ठीक है, अब यहां पे कौन सा प्लेन गिराऊं जो हमारा जीरो डेंसिटी वाला हो? जीरो डेंसिटी वाला हो। देखो मैंने यहाँ पे ऐसे एक प्लेन गिरा दो इधर और ऐसे एक प्लेन गिरा दो इधर। ये दोनों जो प्लेन होंगे वो आपके रेडियल प्लेन्स होंगे, सॉरी एंगुलर नोड होंगे। क्या होंगे ये? एंगुलर नोड। एंगुलर नोड होगा ये भी, और एंगुलर नोड होगा ये भी। एंगुलर नोड, एंगुलर नोड। अब बात है कि सर क्या हमसे पूछा जाएगा कौन सा प्लेन? नहीं बेटा, बस आप इतना जान लो कि कौन से ऑर्बिटल में कितने प्लेन होते हैं। अगर मैं चाहूं तो इसको और डीप में समझा सकता हूं कि ये वाला प्लेन निकल रहा होगा, ये वाला प्लेन, लेकिन आपको अपनी आंखों से दिख रहा है कि एक डंबल ऐसा, एक डंबल ऐसा खड़ा वाला, तो इधर से एक प्लेन गुजर रहा होगा जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा होगा, और इधर से एक प्लेन गुजर रहा होगा जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा होगा, और इसमें और भी कोई प्लेन नहीं दिख रहा। तो दो प्लेन दिख रहे हैं। इसका बताओ एंगुलर नोड निकालने का सिंपल सा फंडा ये है कि L जो भी हो वो आपका एंगुलर नोड है। S के लिए L की वैल्यू कितनी थी? जीरो, तो जीरो आया। P के लिए L की वैल्यू कितनी थी? वन, तो वन आ गया। D के लिए L की वैल्यू कितनी होती है? दो, तो दो आ गया। क्या आ गया? दो आ गया। बस एक इसमें आपको ध्यान देना होगा, डी जेड स्क्वायर वाला। डी जेड स्क्वायर वाला देखिए इसका कैसे बनता है। ये एक डंबल बना दिया और ये एक रिंग बना दी। क्या बना दी? रिंग बना दी। इसको 3D में समझिएगा। ये एक डंबल बना हुआ है और उसमें एक रिंग है। अब इसमें कौन सा प्लेन है भैया? इसमें कोई भी प्लेन कहीं से भी नहीं काट पाओगे, क्योंकि जो बीच में रिंग है ना वो वही स्फीयर की तरह काम कर रही है। बीच में एक स्फीयर की तरह काम कर रही है। इसमें होता ये है, अगर नोड यहाँ पे एंगुलर नोड और रेडियल नोड नहीं, यहाँ पे अलग से एक चीज होती है, कोन होता है, नोडल कोन। नोडल कोन होता है। क्या होता है सर? ये देखिए, देखो कैसे, एक ऊपर की तरफ एरिया कोन जैसा, एक नीचे की तरफ एरिया कोन जैसा। इस एरिया में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। इसमें कोई पूछेगा डी जेड स्क्वायर में, तो आप कह देना कि भैया इसमें नोडल कोन होते हैं वो भी दो। नोडल कोन होते हैं वो भी दो। कैसे? देखिए एक गोला है, ये एक गोला है, बीच में एक रिंग है, तो इधर से एक फ्लावर जैसा ऊपर ऊपर खुल रहा होगा, ऊपर की तरफ खुल रहा होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं रह रहे होंगे, और एक नीचे की तरफ खुल रहा होगा एरिया जहां पे इलेक्ट्रॉन बीच में हो रहे होंगे। जैसे आपने बल्ब और होल्डर देखा है? बल्ब, अरे वो लैंप वाला वो बल्ब देखा है? उसका जो कवर होता है वो कौन है? एक तरीके का बल्ब में रोशनी है, लेकिन वो जो उसका कवर है, उसका जो कवर होता है उसमें रोशनी होती है नहीं। मैं उसकी फोटो यहाँ पे लगा दूंगा, उसकी फोटो में यहाँ पे लगा दूंगा, आपको रिलेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे हम कह, अच्छा नोडल प्लेन में भी दो ही निकले हैं। L इक्वल टू इसके लिए भी कितना था? दो ही था। ठीक है, अच्छा रेडियल नोड क्या होते हैं और बेटा देखते हैं। आपने कभी सूटकेस देखा है? सूटकेस, सूटकेस देखा है? सूटकेस कभी खरीदने गए हो? एक सूटकेस नहीं मिलता, सूटकेस के अंदर एक और सूटकेस, उसके अंदर एक और सूटकेस, तीन तीन या फिर चार चार सूटकेस का सेट मिलता है। तीन तीन या फिर चार चार सूटकेस का
सेट मिलता है। लेकिन सर कैसे होता है वो? देखो मैं आपको बताऊं, रेडियल नोड का फॉर्मूला आप जान लो पहले, n-l-1। ये होता है रेडियल नोड का फॉर्मूला। आपको किसी भी चीज का बोला जाएगा तो रेडियल नोड का फॉर्मूला यही होता है निकालने, ठीक। कैसे सर? p में क्या सरफेस हो सकती है कोई ऐसी? p ऑर्बिटल में क्या ऐसी कोई सरफेस हो सकती है? नहीं सर, p ऑर्बिटल में रेडियल नोड नहीं होता। p ऑर्बिटल में रेडियल नोड नहीं होता, प्लेन होता है। लेकिन सर यहाँ पे कोई कर्व सरफेस ऐसी नहीं है जहां पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ना करते। कौन की बात छोड़ दो, कौन की बात छोड़ दो। एंगुलर लगाते हैं हम लोग p के लिए, और रेडियल लगाते हैं हम लोग s ऑर्बिटल्स के लिए। कैसे होगा सर? देखो, बीच में आपका न्यूक्लियस, बीच में आपका न्यूक्लियस, इसके आसपास शुरुआत में जो कवरिंग रहती है 3D फॉर्म में, वो रहती है 1s की। कौन सी कवरिंग रहती है? 1s की कवरिंग रहती है इसके आसपास, बिल्कुल इसकी इससे जुड़ी हुई 1s। और फिर इसके बाद दूसरी कवरिंग आती है, दूसरी कवरिंग आती है जैसे ब्लैक की मैं कर रहा हूं 2s, जैसे ब्लैक की मैं कर रहा हूं 2s। फिर एक और कवरिंग जैसे यहां पे मैं ग्रीन से किए दे रहा हूं, ग्रीन से किए दे रहा हूं मैं इसको, ग्रीन से किए दे रहा हूं। इसको कहते हैं 3s, ब्लैक वाले को 2s और रेड वाले को 1s। देखो बॉल, देखी बॉल, बॉल अंदर से खोखली होती है। मान लो उसके अंदर मैं एक और बॉल रख दूं और फिर उसके अंदर एक और बॉल रख दूं, तो 3D में समझना बिल्कुल बॉल स्फेयर की तरह होगा वो। एक कवर, दूसरा कवर, तीसरा कवर, और इन तीनों कवर्स के बीच में, हेलो हेलो हेलो, इन तीनों कवर्स के बीच में अगर मैं कहूं, इन तीनों कवर्स के बीच में तो कुछ एक एरिया रहता होगा। जैसे ब्लैक और रेड के बीच में मैं दिखा रहा हूं, ब्लैक और रेड के बीच में मैं दिखा रहा हूं, ये एरिया होती है सरफेस, जहां पे आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? जीरो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? जीरो। अगर मैं कहूंगा 1s के लिए रेडियल नोड कितने हैं, रेडियल नोड कितने हैं, तो कह देना जीरो। 2s के लिए रेडियल नोड हो जाएगा एक। क्यों सर? 1s और न्यूक्लियस के बीच में तो कोई गैप ही नहीं था, लेकिन 1s और 2s के बीच में एक कवरिंग आ गई, एक लेयर आ गई ऐसी, 2s और 1s, इसके बीच में एक लेयर आ गई जो कि बॉल की तरह ही थी, बॉल की तरह ही थी, है ना। वहां पे इलेक्ट्रॉन रहता नहीं था। फिर 2s के बाद 3s की बात करेंगे, तो 3s तक पहुंचने में, हेलो, 3s तक पहुंचने में रेडियल नोड हमारे दो हो जाएंगे। अच्छा, फॉर्मूले के हिसाब से भी देख लो, 1s के हिसाब से अगर मैं n-l-1 लगाऊं तो क्या होगा? 1 - 0 - 1, ये तो 0 हो जाएगा। फिर इसके लिए लगाऊं यही फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा? 2 - 0 - 1 हो जाएगा 1। अगर इसके लिए फॉर्मूला लगाऊं तो 3 - 0 - 1 हो जाएगा 2, है ना। तो बिल्कुल सही, फॉर्मूले के हिसाब से आप लोग भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो एक तरीके की 1s के ऊपर लगते हैं और ये p ऑर्बिटल्स के लिए लगता है। यहाँ पे सरफेस की बात होती है, यहाँ पे प्लेन की बात होती है। अगर कोई कहेगा टोटल नोड कितने हैं, हेलो, टोटल नोड कितने हैं, तो टोटल नोड का फॉर्मूला क्या जाएगा भैया? टोटल नोड होंगे आपके n-l-1 प्लस l, जो कि फॉर्मूला आ जाएगा n-1। तो टोटल नोड की कोई बात कर देगा तो n-1 कर देंगे, n-1 कर देंगे। जैसे अगर मैं 3p के लिए बोलूं, 3p के लिए टोटल नोड कितना होगा, तो 3p के लिए n क्या है? 3 है। और तो इसके लिए नोड बोलूंगा तो कितने आ जाएंगे? 2 नोड आ जाएंगे। कितने नोड आ जाएंगे? 2 नोड आ जाएंगे। तो इसको देखिए, फिर इसके आगे इन्हीं से जुड़े हुए ग्राफ बनाते हैं, इन्हीं से जुड़े हुए ग्राफ बनाना सीखते हैं। आइए, प्रेम के रंग में ऐसे डूबी, ऐसे डूबी मेरी जान, सांसों की माला में सिमरूं मैं तेरा नाम।
तेरा नाम। तू है तेरा संसार सारा। हाँ, ग्राफ हमको पढ़ने होंगे, ग्राफ हमको पढ़ने होंगे साई स्क्वायर और आर के बीच में। हमको 4 पाई r² साई स्क्वायर और आर के बीच में, और हमको ग्राफ पढ़ना होगा साई और आर के बीच में। ये 3 तरीके के ग्राफ हमको पढ़ने होंगे, है ना, 1, 2 और 3। तो पहले 1 के तरीके की बात करते हैं। अच्छा, साई स्क्वायर तो पता है ना, साई स्क्वायर आपको मैं बता दूं हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि किसी भी चीज का स्क्वायर कर दोगे तो पॉजिटिव, निगेटिव का भी स्क्वायर कर दोगे पॉजिटिव ही जाएगा, है ना, पॉजिटिव का तो पॉजिटिव होता ही है। और ये क्या हमको बताता था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू एक तरीके की ये समझाता था हमको। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर साई स्क्वायर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है। हाँ, तो अगर ग्राफ बनाऊं मैं 1s के लिए, क्या बनाऊं मैं, 1s के लिए बनाऊं, तो 1s के लिए ग्राफ अगर मैं बना दूं, ऐसे नीचे बना देते हैं ये, तो साई स्क्वायर और आर, जब आर जीरो होगा, हेलो, आर जब जीरो होगा मतलब बिल्कुल न्यूक्लियस के ऊपर चढ़े हुए हैं, वहीं से शुरू कर रहे हैं, तो 1s वहां पे उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी कि ज्यादा होगी, सर ज्यादा होगी, तो ऊपर से शुरू करेंगे ग्राफ, फिर जैसे जैसे दूर जाएंगे दूर जाएंगे दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी कम होती चली जाएगी। न्यूक्लियस के ऊपर जहां पे रेडियस 0 नापा जाता है, लगभग 0, उसके ऊपर ही चढ़ा हुआ है 1s, तो 1s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और जैसे जैसे दूर जाएंगे तो 1s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती चली जाएगी। उसका ये ग्राफ है। कोई कहेगा कि 1s का ग्राफ बना के दिखाओ साई स्क्वायर और आर के बीच में, तो ये ग्राफ। कोई कहेगा 2s के लिए ग्राफ बना के दिखाओ, हेलो, तो भाई 2s के लिए, केवल 2s के लिए फिर नीचे से बन के आएगा, तो साई स्क्वायर और आर की वैल्यू का ग्राफ बताओ। जब 2s की बात की जा रही है, मतलब 2s की बात की जा रही है, तो 1s तो आ ही चुका है, 1s तो आ ही चुका होगा, मतलब सर ऊपर से शुरू हो रहा होगा। पहले तो ये एकदम से एक जगह जीरो हो रहा होगा जहां पे हमारा रेडियल नोड निकल रहा होगा 1, है ना, यहाँ पे कोई रेडियल नोड बचा नहीं बेटा। अच्छा, ये हो गया 1s के लिए, किसके लिए हो गया, ये 1s के लिए हो गया। फिर धीरे से ये ग्राफ फिर से बढ़ेगा, जब 2s आएगी, 2s आएगी तो फिर ये ग्राफ बढ़ेगा, और ये ग्राफ ऊपर जाएगा और फिर से ये नीचे आ जाएगा, और नीचे आके ऐसे, नीचे आके ऐसे ये हो गया। अच्छा ध्यान देना, ये ग्राफ हम यहाँ नीचे जोड़ नहीं रहे हैं, हेलो, ये ग्राफ हम केवल यहाँ पे नीचे जोड़ रहे हैं, यहाँ पे हम जोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि इसको आगे भी समझाते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे हम ग्राफ को हम जीरो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, रेडियल नोड ये है आपका 2s के लिए। अच्छा, ये बात है कि ये ऊपर है ये नीचे है, सर ऐसे कैसे, देखो भाई, जितना दूर जाते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। अगर इसके आगे मैं 3s का ग्राफ बना दूं, हेलो, इसके आगे मैं अगर 3s का ग्राफ बना दूं, तो वो ग्राफ तो और महान होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। ये 1s, ये 2s, और ये 3s के लिए, ये साई स्क्वायर और ये आर, साई स्क्वायर और ये आर, ठीक है। अच्छा सर, और कौन सा ग्राफ, इसके लिए क्या क्या क्या, 2p के लिए क्या ही बनाएंगे इसमें, है ना, 2p के लिए क्या ही बनाएंगे, ठीक है। आओ 2p के लिए देखते हैं। 2p के लिए, सर 2p के लिए मुझको नोड बताओ कितने होंगे। 2p के लिए रेडियल नोड होता है आपका n-l-1, तो कितने नोड हैं सर 2p के लिए,
2p के लिए 2 -1 ये तो 0 हो गया सर। और एंगुलर नोड है हमारे 1, क्योंकि l की वैल्यू हमारी 1 है। तो यहाँ पे साई स्क्वायर, यहाँ पे r लिख देंगे। अच्छा, आप मुझको ये बताओ कि जो हमारा ग्राफ था वो ऊपर से शुरू होगा कि नीचे से शुरू होगा? 2p की बात हो रही है, अब यहाँ पे 2s 1s की बात नहीं हो रही सर। ग्राफ शुरू होगा नीचे से। हेलो सर, p की बात हो रही, किसकी बात हो रही? 2p की। और 2p में अगर देखा जाए उसका ऑर्बिटल कुछ ऐसा होता है, मतलब बीच में यहाँ पे जब न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियस के पास इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है और दूर जाते हुए इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। दूर जाते हुए इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। शुरुआत में ग्राफ सर यहां से होगा। हेलो सर, यहां से होगा, ये ऊपर चढ़ेगा, फिर नीचे आके उतर जाएगा। ये होगा आपका 2p के लिए ग्राफ। किसके लिए ग्राफ होगा? 2p के लिए ग्राफ होगा। अच्छा, 3p के लिए कोई बोले तो 3p के लिए रेडियल नोड n 3 माइनस l क्या है 1 -1, इसके लिए रेडियल नोड 1 आएगा। तो और एंगुलर नोड अभी भी 1 आएगा, है ना। तो एंगुलर नोड, यही शुरुआत का ही नोड जो था वो एंगुलर नोड था आपका, ठीक है। यही शुरुआत का नोड जो था वो एंगुलर नोड था, ये था एंगुलर नोड। तो यहां से फिर से अगर एक ग्राफ बनाऊं साई स्क्वायर, तो ये शुरुआत करेगा 2p एक नोड, फिर यहां पे ये आएगा और फिर ये 3p वाला फिर चढ़ेगा और ये नीचे जाएगा, ऐसे नीचे जाएगा। ये होगा 2p के लिए और ये होगा 3p के लिए, और एक रेडियल नोड बीच में होगा। देखो भाई, रेडियल नोड के लिए आप ग्राफ को बिल्कुल नीचे लाके चिपका दोगे, बल्कि और कहीं ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि आप अगर अगले वाले ग्राफ को भी बिल्कुल नीचे तक चिपकाने जा रहे हो, उसको हवा में ही छोड़ देना है, उसको ऊपर ही छोड़ देना है। क्योंकि अगर अगले वाले ग्राफ को भी आप नीचे बिल्कुल लाइन से चिपका दोगे, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप बता रहे हो फिर से 0 हो गई, है ना, मतलब वहां पे एक और नोड बन गया। नहीं बेटा, यहाँ पे कोई नोड नहीं बन रहा है, यहाँ पे कोई नोड नहीं बन रहा है। इस वजह से हमने इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हवा में ही रखेंगे, थोड़ा सा इसको हवा में ही रखेंगे, केवल यहीं पे नीचे छुआएंगे, केवल यहीं पे नीचे छुआएंगे। देखो मैंने बार बार इसको हवा में ही रख रहा हूँ, हवा में ही रखना है इसको, ठीक है। अच्छा, तो ये साई स्क्वायर के लिए जितने ग्राफ हो सकते थे वो मैंने आपको बना के दिखाए। आओ आगे बनाते हैं सर। आइए बेटा दूसरे वाले ग्राफ बनाते हैं। 4πr² और साई स्क्वायर और r के बीच में ग्राफ बनाते हैं। 3s के लिए डायरेक्ट बनाते हैं। ग्राफ नीचे से शुरू करें कि ऊपर से शुरू करें? सर देखिए, इस बार ग्राफ जो होगा वो ऊपर से शुरू नहीं होगा, वो नीचे से शुरू होगा, ऐसा। बताओ क्यों सर? क्योंकि सर r की वैल्यू यहाँ पे 0 थी, पिछले वाले में केवल साई स्क्वायर था। कहाँ गया? पिछले वाले में केवल साई स्क्वायर था, तो वैल्यू यहां से ऊपर शुरू हो रही थी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई। लेकिन इस बार साई तो हाई होगा, लेकिन साथ में क्या है? r, 4πr² है, मतलब y एक्सिस पे भी जो वैल्यू आ रही होगी उसको r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा होगा, और स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? 0। तो ये 1s के लिए ग्राफ, फिर ये 2s के लिए ग्राफ, फिर ये 3s के लिए ग्राफ। सर यहाँ पे ये क्या हो गया सर? यहाँ तो छोटा बना रहे थे, यहाँ पे बड़ा बनाने लगे। यहाँ से यहाँ जाने पे रेडियस की वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? यस, बढ़ रही है। माना कि साई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे घट रही है, ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पे अगर r 5 था तो यहाँ पे 10 मान लो, तो यहाँ पे अगर मैं r की वैल्यू यहाँ पे देखूंगा, क्या ये तो r स्क्वायर है, मतलब y की वैल्यू y एक्सिस पे जो है उसकी तो वैल्यू अगर ये 10 है तो ये कितनी हो रही होगी? 100 हो रही होगी। मतलब ग्राफ से छोटा नहीं जाएगा, इस बार ग्राफ और बड़ा होता चला जाएगा, क्योंकि सर इस बार केवल साई स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे साथ में 4πr² है, और r की वैल्यू अगर यहाँ 10 है तो यहाँ 100 हो रही होगी। तो यहाँ पे ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता हुआ आपको दिखेगा, ग्राफ धीरे धीरे आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, ठीक है। आओ अगर सर इसी में 2p की बात की जाए, हेलो 2p की बात की जाए तो क्या करें सर? 2p की बात की जाए तो 4πr²
साई स्क्वायर, है ना, 3p की बात कर लो डायरेक्ट। तो ग्राफ तो सर नीचे से ही चलेगा, छोटा होगा फिर और बड़ा हो जाएगा, ये 2p के लिए, ये 3p के लिए, क्योंकि फिर से वही बात है कि इधर से इधर जाएंगे तो आपका r की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है, r की वैल्यू भी आपकी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। आखिरी ग्राफ है हमारा आखिरी ग्राफ है हमारा, देखिए जरा, बड़ा मजेदार है, बड़ा मजेदार है। साई और आर की बात करेंगे सर। साई की वैल्यू, हेलो, साई की वैल्यू आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। तो इस बार केवल ग्राफ ऊपर भी नहीं, ग्राफ नीचे भी जाएगा। हेलो, ग्राफ ऊपर भी नहीं, ग्राफ नीचे भी जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 3s की बात करूंगा तो ग्राफ कहाँ से शुरू करें? ग्राफ सर यहां से शुरू करेंगे 1s, क्योंकि इस बार तो यहाँ पे कोई r की वैल्यू है नहीं, 1s। सर 2s इस बार ऊपर की तरफ नहीं, 2s इस बार नीचे की तरफ जाएगा, फिर ये 3s जाएगा, ये 2s और ये 3s। हवा में रख देंगे इसको, हवा में रख देंगे हवा में रख देंगे। ऐसे सर मैं बात करूं तो मैं 3p के लिए भी बात कर सकता हूं, साई स्क्वायर, साई और आर। ग्राफ कैसे शुरू करेंगे सर? नीचे शुरू करेंगे, p है सर, यहां से ग्राफ शुरू करेंगे, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, नीचे जाएगा। इस बार सर ऊपर ही नहीं रह जाएगा, इस बार ये ग्राफ नीचे जाएगा, ये 2p होगा और ये 3p होगा। ये क्या होगा? 3p होगा। तो ग्राफ में डिफरेंस देख लीजिए, तीनों ही ग्राफ में क्या क्या डिफरेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए एक बार। और ये चैप्टर यहीं पे हो रहा है ख़त्म, ये चैप्टर यहीं पे हो रहा है ख़त्म। एक छोटा सा लेक्चर आपके सामने लेके आए हैं, ये आज टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो रहा है। देख लीजिए इसको ढंग से, फिर आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे सिवा तो ठीक है बेटा, ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। और कल से आपकी आएगी केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग शुरू करेंगे, जिसमें आपको मैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड से शुरू करेंगे, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, जहाँ पे बताएंगे कि कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक या 100% कोवेलेंट क्यों नहीं होता है ना, सब आपको रीज़न देंगे। तो ये आपको आज ग्राफ समझ में आए होंगे, एक बार दोबारा देख लेना इनको रिवाइंड करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है बेटा, ठीक है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है जनार्दन दीक्षित और आपका नाम चुन्नू मुन्नू। आते रहिएगा और लेक्चर्स देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बच्चा। कुछ पुराने वीडियोस आ रहे हैं, देखो यहाँ पे, पढ़ लो बेटा, पढ़ लो।